जी बदलते हुए परिदृश्य में किस भूमिका में कैसे काम करे, ये चिंतन का विषय है। ये इन दिनों पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो है लगातार इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है और एक तीखी टिप्पणी की है कि जो सेशन ने चुनाव आयोग क्या होता है बताया था वो नहीं देखने को मिल रहा है। अब उसकी अलग अलग तरीके से समीक्षा करनी पड़ेगी। क्या विश्व में जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर किस रूप में है, छत्तीसगढ़ में किस रूप में है, बाकी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही है, यहाँ पर वास्तविक में लोकतंत्र अमेरिका और भारत में है माना जाता है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के दौरान क्या हम चुनाव आयोग को सफेद हाथी मानते हैं या वास्तविक में चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की भूमिका में है या सरकारों के दबाव में रहती है। ये यक्ष प्रश्न जो है ये इस समय तैर रहा है। उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि चुनाव में अब मतदान जो होते हैं उसकी क्या है, दूसरा चुनाव में सीमा कितनी खर्च होनी चाहिए उसका क्या स्थिति है, उसमें अधिकार है चुनाव आयोग को वो कितना अधिकार है। हम अभी ही देख सकते हैं कि चाहे भानु प्रताप चुनाव में देखें, उपचुनाव में, चाहे गुजरात में हो रहा है चुनाव को देखेंगे, हर चुनाव में चुनाव आयोग जो है के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उसकी भूमिका कितनी है और कितनी होनी चाहिए। क्या चुनाव में जितना खर्च की समय सीमा बताई जाती है उतना खर्च कोई करता है या उससे कई सौ गुना होते हैं। पहली बात, क्या चुनाव में बाहुबल का उपयोग होता है, क्या सत्तारूढ़ दल को सब कुछ करने का अधिकार होता है और उस पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग कितना कर सकता है, चुनाव आयोग कितनी शक्तिशाली है और कितनी शक्तिशाली चुनाव आयोग को बनाने की जरूरत है और चुनाव में सुधार जो है कैसा होना चाहिए। लोकतंत्र को हम भीड़ तंत्र बना रहे हैं या लोकतंत्र को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से जनमत संग्रह माना जाए, ये एक सवाल हर समय बैठ रहता है। पिछले दिनों जो दो बातें उभर कर आई, एक कि चुनाव आयोग को कितना शक्तिशाली बनाया जाए, चुनाव आयोग में नियुक्ति में कितनी शक्तिशाली बनाया जाए, और दूसरा आया कि केंद्र सरकार चुनाव के जरिए एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव कैसे हो सकते हैं, ये चुनाव में नए प्रावधान क्या आ सकते हैं, इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार ने दिया है कि चुनाव में नया चीज क्या होना चाहिए, क्या लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, जैसा धार्मिक उन्माद जो फैलाते हैं या उस तरह के भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं या ऐसी योजना बनाते हैं जो योजना जैसे जैसे वादे किए जाते हैं वो वादे झूठे साबित होते हैं, या जिस तरह से वादे जबानी जमा खर्च बात की जाती है या तल्ख टिप्पणी की जाती है, तो उन सबको रोक पाने में क्या चुनाव आयोग सफल है या रोक पाती है और कैसे रोक पाएगी। चुनाव आयोग चुनाव रद्द कर दे, चुनाव आयोग प्रत्याशी का चुनाव रद्द कर दे, अपराधियों की जो चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति है उस आपराधिक तत्व को रोकने के लिए कई समितियों ने सुझाव दिए कि आपराधिक तत्व घटें, मगर अपराधी किस न्यायालय में उसकी भूमिका क्या है ये देखकर, पुलिस में उसकी भूमिका क्या है मैं इसी ये पे एक बिंदु पे आना चाह रहा था कि जो आपराधिक जो ब्यौरा रहता है वो देना होता है अगर आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन कई लोग उसको छिपा जाते हैं और उसके बाद में अगर वो चीजें सामने आती है तो कहीं ना कहीं पार्टियों के सामने कई चुनौतियां रहती है। तो आप ऐसे कैसे स्थापित कर पाएंगे कि कोई अगर कैंडिडेट है जो चुनाव में जिसने अपना नामांकन दाखिल किया है
उसके खिलाफ में केस जो है, उसने जो डेटा दिया वो सही है या गलत? देखिए, चुनाव लड़ते समय प्रत्याशी को उसकी संपत्ति कितनी है जी, उसके खिलाफ आपराधिक मामले कितने हैं और उसके सार्वजनिक जीवन का इतिहास क्या है, ये एक पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि कई कई 100 करोड़ के मालिक लोग चुनाव लड़ते हैं और बताते हैं, संपत्ति को छुपा देते हैं। जी, जो संपत्ति छुपाए हैं उन लोगों की संपत्ति बाद में बताई जाती है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। कई आपराधिक तत्व अपने अपराध की जानकारी नहीं देते, जैसे कि भानु प्रतापपुर में ही मामला है। भानु प्रतापपुर के भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मामले, वो भी नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले दर्ज थे। उन दर्ज मामलों को चुनाव आयोग के समय बताया नहीं, अब वो मामला बड़ा मामला बन गया है। तो ऐसे जो लोग नहीं बताते हैं, जिसने आपराधिक गतिविधि नहीं बताई, जिसने संपत्ति का सही विवरण नहीं दे पाया, ऐसे लोगों को के खिलाफ चुनाव आयोग को उसका नामांकन रद्द करने का अधिकार होना चाहिए, पर अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को। अब ये मामला चल देता है कोर्ट में, कोर्ट में वर्षों चलने के बाद फैसला आता है, तब तक चुनाव आने की स्थिति हो जाती है। वो जो प्रत्याशी है जीता है तो वो पूरा पद का, प्रभाव का और उपयोग करता है, एंजॉय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट लंबे समय से फैसला नहीं कर पाती, आयोग को फैसले करने का अधिकार नहीं है। हम बड़े तरीके से ये लिख रहे हैं कि अपराधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, संपत्तियों का इजाफा जो हुआ है उसकी जानकारी देते नहीं है, इनकम टैक्स में अलग दिया, चुनाव आयोग में अलग दिया, कई जगह छुपा दिए गए। तो उसकी अगर जांच के लिए एजेंसियां हैं, जांच के लिए शक्तियों का जो प्रयोग होना चाहिए वो नहीं होने के कारण आज चुनाव जो है कुछ प्रभावशाली लोगों को, जी, पैसे वाले लोगों के बीच का एक जनमत संग्रह हो गया है। अब जो एक विचारवान व्यक्ति, एक संघर्ष और जुझारू आदमी, उसके लिए चुनाव लड़ना, मैनेज करना कठिन हो गया है। इसलिए ये भी बात उठती है चुनाव सुधार में कि अब राजनीतिक दलों को या प्रत्याशियों को वो चुनाव का खर्च ना करे, चुनावी पैसा खर्च जो हो वो सरकार करे, क्योंकि चुनाव ही भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है। जी, जो चुनाव में खर्च पैसे होते हैं वो अप्रत्याशित तरीके से इतने ज्यादा खर्च होते हैं तो उसको जुटाने में बहुत पैसे लगते हैं। उस पैसे के कारण भी भ्रष्टाचार होते हैं। सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, ये लोग जो आय के स्रोत दिखाते हैं, जो तमाम एजेंसियां जो सामने ला रही हैं, वो एजेंसी के दिखाने के में और चुनाव आयोग के दिखाने में, दोनों में अंतर रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव है वो चुनाव आयोग को बहुत ही शक्तिशाली, ऑटोनॉमस बनाना पड़ेगा और अधिकार देना पड़ेगा, तभी जो बात कर रहे हैं विसंगतियों से निकलना पड़ेगा। एक चीज जो गांधी जी कि चुनाव अगर सरकार कराए, पूरा सरकार पूरा खर्च उठाए चुनाव के, चुनाव में प्रत्याशी कोई खर्च नहीं करेगा, राजनीतिक दल कोई खर्च नहीं करेंगे। जिस तरह जनमत संग्रह हो कि दोनों पार्टियां अपने अपने रोडमैप तैयार करें और जनता के सामने जाएं और जनता को ये बताएं, तो जनता तय करे कि कौन सही है। बैनर, पोस्टर, प्रचार के लिए जो अलग अलग साधनों पे खर्च होने वाली राशि है वो बहुत असीमित है। तो ऐसे में जनता को भ्रम में डालने का, लुभावने तरीके से पैसा बांटने की खबरें हम लगातार देखते हैं, शराब बांटने की, सोना चांदी बांटने की, गाड़ियां बांटने की, ऐसे अलग अलग तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए धन बल का उपयोग हो रहा है, बाहुबल का उपयोग हो रहा है और उसको स्थानीय प्रशासन रोक नहीं पा रहा है। स्थानीय प्रशासन रोक नहीं पा रहा है, उसको चुनाव आयोग कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल आदर्श आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग के हवाले तो हो जाता है पूरा नियंत्रण, परंतु उसके बावजूद भी जिस तरीके से कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए वो सख्ती से नहीं होती। इसलिए जो राजनीतिक दल के लोग हैं या प्रत्याशी हैं वो मनमाना करते हैं। उस मनमाना के रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं
ये इस समय पूरे भारत में इस बार बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। इसके पहले चुनाव सुधार के लिए 6 समितियां बनाई गई। उन समितियों के निष्कर्षों के बाद उसको अमली जामा पहनाने के लिए इस दिशा में सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर आगे नहीं आ पाए, या जो सरकार केंद्र में है उसके प्रमुख लोगों की इच्छा शक्ति के अभाव के चलते चुनाव आयोग को ऐसी शक्तियां, ऐसे नियम नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण ये स्थितियां है। एक बात। दूसरी बात, अकेले इन्हीं नियम कानून के रहते हुए सेशन ने ये दिखा दिया था कि चुनाव आयोग क्या होता है। सरकार के पास, सरकार ने जो अधिकार दिया है उसके पूरे अधिकार का सही उपयोग उन्होंने करके उन राजनीतिक दलों को, उन प्रत्याशियों को दिखा दिया था। उनके अंदर की इच्छा शक्ति ने बताया था कि चुनाव आयोग क्या है। तो अलग अलग क्या सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि चुनाव आयोग में हम नियुक्तियां क्यों पूर्णकालिक 6 वर्ष के लिए किसी को नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये समझने के लिए बहस हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है। तो इन्हीं चीजों को बहुत गहराई से आम जनता भी समझे कि राजनीति में जो राजनीतिक दल है वो सब चीज अपने नियंत्रण, अपने हाथ में रखना चाहते हैं और पर्दे के पीछे से रखना चाहते हैं, सब चीज सामने दिखे ना। तो इसके लिए जो उपाय है, ये उपायों पर जब तक चर्चा नहीं होगी तो चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था का, चुनाव आयोग का, पूरी चुनाव के भेड़ तंत्र तो नहीं चल रहा है। या ये कहा जाता है कि विश्व के 20% जो देश है वो लोकतंत्र के नाम पर दुरुपयोग करते हैं, या लोकतंत्र तो सामने बताते, जैसा पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि लोकतंत्र है, मगर क्या वो लोकतंत्र है कि वहां पर सेना पीछे से सब नियंत्रण कर रही है? क्योंकि सेना ने कई बार तख्ता पलट भी किया है, जिसको हमने देखा भी है। लेकिन मैं एक बात पे आना चाह रहा था कि आपने कहा कि सरकार खर्च करे, लेकिन आपने देखा नहीं है कि चुनाव आते ही सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग का आरोप लगता है सत्तारूढ़ दल पे किसी भी चुनाव में। देखिए, जो सत्ता में है जी, वो सत्ता में रहते हुए सरकारी मशीनरियों का भरपूर दुरुपयोग करते हैं। पिछले चुनाव में ये कहा जाता था कि एम्बुलेंस के जरिए पैसा पहुंचाया गया प्रत्याशियों पे, या एम्बुलेंस के जरिए शराब पहुंचाया गया कुछ जगहों में, पुलिस के संरक्षण में सब किया गया। तो जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार रही, प्रशासन उसके साथ में रहता है, तबादला प्रमोशन उसके हाथ में रहता है। ऐसी स्थिति में जो सत्तारूढ़ दल होता है वो सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करता है। तो ये दुरुपयोग कैसे रुकेगा, चुनाव आयोग कितने रोकने में सक्षम होगा, ये एक सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल को खोजने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि उसका अल्टीमेटली उपाय क्या है। आदर्श आचार संहिता की बात तो की जाती है, एक आदर्श चुनाव की बात की जाती है, एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की बात की जाती है, परंतु क्या वो हो रहा है या नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? और ये इसके लिए जनता भी जागरूक और जनता भी जिम्मेदार है। कोई भी दल आपके सामने आके कोई साड़ी बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है और मतदाता उसको ले रहा है, तो क्या मतदाता भ्रष्ट है, या मतदाता जागरूक नहीं है, या मतदाता उन राजनीतिक दलों के लालच में आके मिलने वाले तत्कालिक लाभ के फेर में आके इन चीजों का विरोध नहीं कर पा रहा है, और ये प्रक्रिया दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो जनता को भी चुनाव आयोग अकेले नहीं कर सकती, उसमें जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जनता जागरूक हो कि एक जो आदमी जिसके पास पैसा नहीं है परंतु उसके पास एक अच्छी इच्छा शक्ति काम करने का, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक विचारवान व्यक्ति है, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उसके सामने चुनाव लड़ना चुनौती बनती जा रही है। ये क्यों? क्योंकि दिखावा, पैसे का खर्च और पावर पॉलिटिक्स में वो समन्वय और संबंध नहीं बना पा रहा है। इसलिए समाज का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग इस चुनाव प्रक्रिया से दरकिनार होता जा रहा है। ये भी एक लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। क्यों? तो चुनाव आयोग को आज बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह से
एक चुनाव आयोग अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है और गड़बड़ियों को रोकना है, चुनाव के दौरान होने वाले बेतहाशा धन का, बेतहाशा बल का और सरकारी मशीनरियों का जो उपयोग हो रहा है और आम जनता को जिस तरह से ठगा जाता है बाद में, तो उस सब के देख रेख के लिए चुनाव आयोग अगर मजबूत हो जाए तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा और बेहतरीन तरीके से काम करेगा और एक अच्छे लोग चुनाव जीत कर आएंगे जो हमारे राष्ट्र के विकास में, हमारे प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते दिखेंगे। लेकिन रामवतार तिवारी जी, एक चीज जो हमेशा चुनाव के पहले यक्ष प्रश्न उठता है, वो प्रश्न ये रहता है कि फर्जी मतदाता सूची तैयार कर ली जाती है, फर्जी तरीके से अपने अपने लोगों का नाम जुड़वा दिया जाता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि 2 जगह नाम होते हैं, और हमने देखा भी है कि चुनाव के समय इस पे बहुत बवाल भी होता है। आपने देखा भी होगा कि एन चुनाव के वक्त कहा जाता है कि इतने फर्जी मतदाताओं को सूची बनाकर डाल दिया गया है। अब तो आपको लगता नहीं कि निर्वाचन आयोग तो ठीक, उसकी मंशा बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जो फाइट कर रहे होते हैं, जैसे आप देखिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ही कितनी सारी बातें हुई कि बांग्लादेश के बहुत सारे रहवासियों को यहाँ पे मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया। देखिए, मतदाता सूची को अब जो है आधार से जोड़ दिया गया है जी। इससे कुछ हद तक जी फर्जी मतदान की प्रक्रिया रुकी है और चुनाव में जो लोग वोट डालने जाते हैं उनके आई कार्ड जारी किए गए हैं, तो इसमें सरकार काफी पैसा लगा, काफी हद तक रोकने में सफल हुए हैं। परंतु दूर इलाके, सुदूर जंगल के इलाके या पहुंचबीन गांव हैं जहां पर शासन प्रशासन की मिलीभगत से जहां पर वोटिंग हो जाते हैं, उसको रोका कैसे जा सकता है, ये समझने की जरूरत है। दूसरा, अगर योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची और मतदाता परिचय पत्र बनाने की जो प्रक्रिया अगर हो रही है, तो समय रहते अगर उसको रोका जाए तो जो 5% या 3% भी अगर फर्जी मतदान हो रहे हैं या गलत लोग आकर वोट डाल के चले जा रहे हैं, मेरे मतदान का उपयोग अगर मेरे से पहले कोई आकर ये योजनाबद्ध तरीके से जा रहा है, तो ये सवाल जो है उठता है कि जो इतनी कवायद की गई है कि मतदाता सूची का प्रकाशन, आपत्ति, दावा, इसमें कई महीने लगते हैं, उसके बावजूद भी फर्जी मतदान क्यों होता है? क्या प्रशासन की मिलीभगत, राजनीतिक दलों की सहमति या जनता की जागरूकता का अभाव, ये कारण से भी फर्जी मतदान की शिकायतें रहती है। देश में इन दिनों एक चर्चा ये भी शुरू हुई थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम देखते हैं कि देश में एक चुनाव हुआ नहीं कि दूसरा चुनाव आ खड़ा होता है सामने। हम एक राज्य के चुनाव की बात कर रहे होते हैं, फिर 6 महीने बाद दूसरे राज्य में चुनाव होता है। ठीक है, अब राज्यों के अंदर देखिए कि अर्बन बॉडी का अलग चुनाव है, फिर आप देखिए कि रूरल बॉडी का अलग चुनाव है, ग्राम पंचायतों के चुनाव होते रहते हैं। तो आपको लगता नहीं कि देश में, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, हर रोज कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से? जब देश आर्थिक संकटों से, आर्थिक मंदियों से जूझ रहा है जी, तब चुनाव में होने वाले खर्च कई 100 करोड़ के हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने पिछले दिनों एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को दिया है कि अकेले छत्तीसगढ़ में विधानसभा अगले वर्ष जो होने वाले हैं उसकी खर्च 1300 करोड़ रुपए की भेजा है। तो अब चुनाव खर्च कितना बड़ा खर्च होता है चुनाव के नाम पर, एक राज्य में इतना हुआ तो केंद्र को लोकसभा चुनाव कराने के लिए कई लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। उस जो पैसा सार्थक तरीके से खर्च हो और सार्थक परिणाम आए उसके, इस और अलग अलग हमारे देश में चुनाव 5 साल चलते रहता है, उपचुनाव, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव। तो इन चुनाव की लंबी प्रक्रिया से प्रशासन भी बाधित होती है और खर्च भी बढ़ते हैं। तो एक साथ एक चुनाव कराने की जो एक पहल की गई है वो एक अच्छी पहल है। उसमें गुण दोष के आधार पर चर्चा करके उस पर समीक्षा होनी चाहिए और एक बड़ी बहस होनी चाहिए और एक मंथन करके चुनाव में बार बार जाने की प्रक्रिया को रोका जाए, ताकि प्रशासन का जो समय व्यतीत होता है वो ना हो, विकास के लिए, योजनाओं को गति देने के लिए और एक
बेहतर प्रशासन में जो बैठा है उसको देने के लिए वक्त मिले तो ये सही तरीके से होंगे। चुनाव सुधार के लिए लंबी बहस चल रही है, कई समितियां बन रही है, कई तरीके के प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भी दिया है चुनाव आयोग को। राज्य भी चाहता है कि कई सुधारें होनी चाहिए कि आप धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आप बिलो स्टैंडर्ड बयान दे रहे हैं। उस आचार संहिता नहीं लगने का एक हल्ला ब्रिगेड खड़ा हो जाता है इस दौरान चुनाव में और मूल मुद्दे गायब हो जाते हैं। हम चुनाव में देखते हैं कि भावनात्मक मुद्दे उठते हैं, वो मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, रोटी कपड़ा और मकान, वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, भावनात्मक मुद्दे उठते हैं, प्रबंधन की बात होती है तो ये क्या सही है, तो सार्थक बहस क्यों नहीं हो पाती और जिस तरह की बहसों पर प्रतिबंध नहीं लगा पाते वो प्रतिबंध लगे तो ज्यादा स्वस्थ तरीके से चुनाव हो सकते हैं। और इन दिनों आप देखिए कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। कोई ये कहता है कि मत पेटी मतपत्र से ही होना चाहिए, मत पेटी का इस्तेमाल होना चाहिए। कोई ये कहता है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि इन दिनों चुनाव सुधार में इस पर भी एक ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? देश के, विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां अब ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और इससे भी आगे की अब प्रक्रियाओं पे विश्व स्तर पर जा रहे हैं। जो अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, आधुनिक युग में मतपत्र से ज्यादा खर्च और भी बढ़ेगा, इसलिए दूसरे विकल्प लाए गए। इसमें शंका सुबह की स्थितियां रहती है, आरोप प्रत्यारोप की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं इसमें जाना चाहता हूं कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में जहां हार जाता है कोई तो दोष देता है, जीतता है तो चुप रहता है। तो ईवीएम में और सुधार आ सकता है और पारदर्शिता आ सकती है, तो उस दिशा में सोचा जाना चाहिए। एक जो बात है कि इसको अगर और तरीके से जोड़ दिया जाए कि कैसे उसको जोड़कर आम जनता से निष्पक्षता की बात उसमें ला जा सकती, क्योंकि हैंग की बात आती है, ये दुनिया भर की बहसों के बीच आती है। तो उन बातों में तो अभी तक कोई बात प्रमाणित तरीके से आ नहीं पाई है कि उस आरोप के बीच, तो उनका एक सुधार की प्रक्रिया में कदम उठा था कि मतपत्र से ईवीएम के जरिए चुनाव का। अब आगे तो ये आ रहा है कि ईमेल, मेल से आप भेज सकते हैं अपने अभिमत, और कई ऐसे चीजें आगामी दिनों लाने की प्रक्रिया। वोटिंग मशीन में लंबी भीड़ लगती है जो मतदान स्थल तक या मतदान स्थल तक जाने में दिक्कत रहती है, तो उसको कैसे रोका जाए और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वोट कैसे हो सकते हैं, इसलिए इस पर मंथन हो रहा है। आगामी दिनों क्या होता है ये देखेंगे। डिजिटल इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं? हाँ, डिजिटल इलेक्शन की दिशा में जो है चुनाव आयोग चर्चाएं कर रही है और उस दिशा में काम कर रही, क्योंकि विश्व के कई ऐसे देशों में इस प्रक्रियाओं में जाने की कोशिश हो रही है या छोटे चुनाव में गए हैं प्रयोग के तौर पर, बड़े राज्यों के बड़े जगहों में अभी तक नहीं जाया गया है। एक बात और भी निकल के सामने आती है कि हमने देखा है कि चुनाव जीतने के लिए किन प्रकार प्रत्याशी, एक नाम के प्रत्याशी उठा खड़े कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कई चुनावों में। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब ऐसे में जो मतदाता होता है दिग्भ्रमित हो जाता है, तो फोटो होना चाहिए उनके नाम के सामने? क्योंकि ठीक है, दल का तो चिन्ह रहता है, लेकिन कई बार नाम को लेकर भी स्थिति काफी विषम स्थिति बनती है। पिछले लोकसभा चुनाव में महासमुंद में जी 13 चंदूलाल खड़ा कर दिए थे, तो इस समय बात ये उठी थी कि इस तरह के क्यों और इसके पीछे की गणित क्यों और चुनाव आयोग उसमें क्या कर रहा है। तो लोकतंत्र की व्यवस्था में कई लोग जो है ये अलग अलग दुरुपयोग करते हैं कि उसी नाम के 4 आदमी खड़ा कर दिए, वही जाति के 4 आदमी को खड़ा कर दिए। तो लोकतंत्र में ऐसे स्वरूप देखने पर आते हैं। इसलिए जो अशिक्षित लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो अगर पहचान नहीं पा रहे हैं प्रत्याशियों को, तो अब डिजिटल जमाना आ गया है। तो डिजिटल जमाने में ऐसे चीजें कि बहुत सूक्ष्मता से की जा सकती है कि आप जिसको वोट डाल रहे हैं उसको फोटो देख सकते हैं, क्योंकि ईवीएम में उसका नाम देख सकते हैं, उसके पूरे और तरीके से उसको प्रभावित तो नहीं किया जा रहा है कि बाहर बैठे मतदान स्थल तक जो लोग बैठे हैं वो लोग तो प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं,
कई ऐसे चीजों की जांच पड़ताल की जा सकती है, परंतु उसको अधिकार देना पड़ेगा। अभी चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके पास अधिकार की कमी है। उसके अधिकार का विस्तार किया जाए, उसके अधिकार में चुनाव के जो प्रत्याशी उसके अंदर डर और भय बने कि वो गलत काम करने पर चुनाव निरस्त हो सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव निरस्त कर सकते हैं अगर उन्हें खर्चा ठीक से नहीं बताया। या अभी आपने देखा होगा कि चुनाव में जिस तरह से छोटे दल पंजीयन कराकर कई तरह की गड़बड़ियां आ रही है कि फंडिंग के जरिए गलत उपयोग कर रहे हैं और धन का उसमें ट्रांसफर का खेल हो रहा है। तो इस सब को चुनाव आयोग ने पिछले दिनों रोकने की कोशिश की है। छापा मारा, एक पार्टी के बी पार्टी तैयार कर दी जाती है, कि बी पार्टी, सी की डी पार्टी, इस तरह के भी एक छद में युद्ध की स्थिति बनती बिगड़ती नजर आती है चुनाव में। देखिए, चुनाव में जो जिस तरह से खेल है वो चुनाव का बड़ा खेल है। लोकतंत्र में पार्टियों के चुनाव जीतने के लिए उन खेल के अलग अलग रूप, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। की गुंजाइश है, क्या लगता है आपको कि इसमें भी हाथ बंधे हुए हैं निर्वाचन आयोग के? देखिए, यही एक सवाल है, क्या निर्वाचन आयोग को अधिकार दिए गए हैं? वो अधिकार अंततोगत्वा कितने हैं और उसकी प्रक्रिया कितनी होनी चाहिए और किस दिशा में उसको काम करना चाहिए, इस काम के कितना राजनीतिक दलों में डर है। चुनाव आयोग में जितने प्रत्याशियों का जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें रद्द कितने लोग किया गया है, कितने लोगों को अवैध तरीके गलत बताया, उसका निर्णय आया। तो निर्णय और फैसला, निर्णय बहुत विलंब से ही अंततोगत्वा ये न्यायपालिका के पास चल देता है। तो न्यायपालिका में वर्षों उसमें न्याय नहीं मिल पाते, त्वरित निर्णय करने के अधिकार नहीं है। हमने देखा कोर्ट में जब तक फैसले आते हैं तब तक वो व्यक्ति पूरा टेन्योर पूरा कर चुका होता है। तो एक चुनाव में जो सुधार है जी, चुनाव को शक्तिशाली बनाने का, चुनाव की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने का, अब एक बड़ा विश्व का हमारा एक बड़ा देश हो गया है जहां अलग धर्म, जाति और लोग रहते हैं। ऐसे में और एक बड़े भूभाग के इलाके में चुनाव कराना एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए नियम कानून को और ठोस और बेहतर बनाएंगे तभी निष्पक्ष चुनाव की संभावनाएं और बढ़ेंगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के रिजल्ट और बेहतर आएंगे और लोगों का विश्वास जो है राजनीति पर, चुनाव आयोग पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। जी, तो हमने तमाम पहलू को समझा कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो चुनाव प्रणाली है उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है, उसमें क्या क्या करने की गुंजाइश है, और तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे रामावतार तिवारी जी का कि वो हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद रहे और तमाम पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। तिरछी नजर में बस इतना ही। अगले एपिसोड में अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।